हम अध्ययन करने जा रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य। वर्तमान समय में जब विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में जो राज्य का स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी स्वरूप है। प्राचीन समय में जो राज्य था वो एक पुलिस राज्य के रूप में कार्य करता था, जिसका मुख्य कार्य या उद्देश्य जनता की आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना होता था। और अधिकतर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में राज्य अपने निरंकुश रूप में कार्य करता था, लेकिन धीरे धीरे इस अवधारणा में परिवर्तन आया और आज विश्व के अधिकांश देशों में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया है। अब ये भी नहीं कह सकते कि यह अवधारणा केवल वर्तमान समय की अवधारणा है। प्राचीन समय में जब राम राज्य की बात की जाती थी, तो राम राज्य भी एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य था, जिसमें जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता था। अब प्रश्न आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताना चाहूंगी कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसमें शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति के लिए नहीं, वरना संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। देखिए, जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी बनना होता है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस संदर्भ में हम जवाहरलाल नेहरू की परिभाषा को देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कहा था कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य का अनिवार्य तत्व है। अब जब बात आती है कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्युदय या उदय कब हुआ, देखिए, प्रचलन में तो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ये वर्तमान समय की देन है, जब अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्राचीन काल में भी हमें देखने को मिलती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि प्राचीन समय में जो राम राज्य था, तो वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का ही प्रतीक था, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव था। इसी तरह की धारणा हमें यूनानी नगर राज्यों में भी देखने को मिलती है। जब हम प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं, तो प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य को एक नैतिक संगठन माना है, जिसका उद्देश्य जनहित या राष्ट्र हित में कार्य करना है। उनके राज्य किसी वर्ग के हित में कार्य नहीं करते। और वर्तमान समय में जब यह धारणा अधिक प्रचलित है, तो हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान परिस्थितियों की ही देन है। इसका जो उदय है वो व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्तिवाद केवल व्यक्ति के हितों को वेटेज देता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य इससे विशद है। वो राज्य के हितों के साथ साथ व्यक्ति के हितों को भी ध्यान में रखता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है। अब देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। और ये न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? भोजन, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो जो राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है, वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। यह राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को व्यापक स्तर पर समाज सेवाएं प्रदान करता है। और यहाँ समाज सेवा से क्या अभिप्राय है?
बिजली, पानी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृद्धावस्था में पेंशन, जो इत्यादि हैं कार्य हैं, उन कार्यों को जो राज्य पूर्ण करता है वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जब राज्य पुलिस राज्य के रूप में कार्य करता था, उस समय राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित था, यानी कि राज्य केवल नागरिकों की बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से रक्षा करता था, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखता था। लेकिन जब बात लोक कल्याणकारी राज्य की आती है तो राज्य का कार्य केवल जनता की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि जनता को व्यापक सुविधाएं भी प्रदान करना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो राज्य के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करता है, यानी कि जो राज्य की भूमिका को और अधिक मजबूती प्रदान करता है, उसके कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाता है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि यदि राज्य का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा तो वो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करेगा, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसा नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य जहां राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक करता है, विस्तृत करता है, वहीं दूसरी ओर वह अपने नागरिकों को तमाम सुविधाएं प्रदान करता है और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी कि राज्य के अपने कार्यक्षेत्र के साथ ही व्यक्ति का भी अपना स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होता है और लोक कल्याणकारी राज्य लोक हित पर कार्य करते हुए व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है और उन्हें वो व्यापक सुविधाएं और उनके कल्याण के लिए वो सभी कार्य करता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? वह राज्य जो अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उन्हें वह सब सुख सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे वो अपना विकास कर सके। लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ को और विस्तृत रूप से समझते हुए हम उसकी विशेषताओं को भी डिस्कस करेंगे, उसके प्रमुख लक्षणों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहला लक्षण आता है वो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। अब लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? जो अपने नागरिकों को प्रयास करे। देखिए, समस्त नागरिकों को पूर्ण रूप से रोजगार प्रदान करना लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही देना चाहिए। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या हो गया? नागरिकों को रोजगार प्रदान करना, बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करना। वह अपने नागरिकों की शिक्षा और उनकी योग्यताओं को देखते हुए उन्हें कार्य करने का अवसर दे, उन्हें रोजगार प्रदान करे। इसी संदर्भ में जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी क्या है? कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उनके द्वारा न्यूनतम आर्थिक स्तर की प्राप्ति की जा सके। इसके लिए जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देता है। और हम देखते भी हैं कि वर्तमान समय हमारे भारत में भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का विशेष प्रयास रहता है। वो वर्ग जो गरीब है, ठीक है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता आसानी से, तो उनके बच्चों के लिए राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो कहने से अभिप्राय क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी प्रदान करना है और इसके साथ साथ अधिकतम समानता की स्थापना करना। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य चाहे कितनी भी तत्परता से कार्य करे, सभी नागरिकों के साथ आर्थिक रूप में समानता की स्थापना नहीं की जा सकती।
लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य को यह प्रयास करता है वो राज्य कि नागरिकों को अधिक से अधिक समानता उनमें स्थापित की जा सके। सेकंड जो उसका लक्षण है लोक कल्याणकारी राज्य का, वो है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वहां के नागरिक राजनीतिक रूप से सुरक्षित है। यहाँ राजनीतिक रूप से सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? देखिए, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोक कल्याणकारी राज्य वही तत्परता से कार्य करेगा। मान लीजिए निरंकुश तंत्र है, तो निरंकुश तंत्र में जो राज्य है वो केवल शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करता है, वो जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य व्यापक रूप से कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी इसकी विशेषता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें नागरिकों को मत देने का अधिकार है, और यह जो मत है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर दिया जाता है। इसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। चाहे वो साधारण व्यक्ति है या प्रभावशील व्यक्ति है, उन्हें सत्ता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है उनके पास। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकार हैं। तो ये सभी विशेषताएं लोक कल्याणकारी राज्य का एक लक्षण है। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट आता है वह सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। और सामाजिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है कि धर्म, जाति, रंग, संपत्ति, लिंग आदि के आधार पर जो समाज में भेदभाव है, जो इन भेदभावों के कारण समाज पीछे की ओर जाता है, तो इन भेदभावों का अंत करना भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। या हम कह सकते हैं कि वही राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है जहां सामाजिक समानता की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त लोक कल्याणकारी राज्य की एक अन्य विशेषता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि। देखिए, यदि राज्य का कार्यक्षेत्र में वृद्धि नहीं होगी तो कोई भी राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी जनहितकारी कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम नहीं होती। और लास्ट और महत्वपूर्ण लक्षण है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। देखिए, कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य यदि केवल राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेगा तो वो लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। एक जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करता है। वो संपूर्ण मानवता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य राष्ट्रीय हितों पर आधारित न होकर यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से कार्य करता है। तो ये है लोक कल्याणकारी राज्य जिसमें जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और राज्य का उद्देश्य होता है कि वो सभी कार्य करे जिससे जनता को अधिक से अधिक उनके हितों की पूर्ति हो सके। और ये है लोक कल्याणकारी राज्य। धन्यवाद।